नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम ओझा जय भारत ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एशिया महाद्वीप की भौतिक विशेषताओं के बारे में। तो एशिया महाद्वीप की जो भौतिक विशेषताओं के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो किया था कि एशिया महाद्वीप की झीलें कौन कौन सी है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करने वाले हैं कि एशिया महाद्वीप के मरुस्थल कौन कौन से हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में आज अपन इस क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एशिया महाद्वीप के अगर मरुस्थलों की बात करूं तो एशिया महाद्वीप के जो मरुस्थल हैं उन मरुस्थलों में सबसे पहले अपन एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े मरुस्थल के बारे में डिस्कस करेंगे। और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है उस मरुस्थल का नाम क्या है? तो उस मरुस्थल का नाम है आपके अरब का मरुस्थल। क्या नाम है? अरब का मरुस्थल। देखिए अरब के मरुस्थल की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं तो अरब के मरुस्थल की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अरब के मरुस्थल की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता कि अरब का मरुस्थल एशिया महाद्वीप में कहाँ स्थित है। तो अरब का मरुस्थल अगर पूछे कि एशिया महाद्वीप में कहाँ स्थित है, तो अरब का मरुस्थल एशिया महाद्वीप के अंदर सऊदी अरब देश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सऊदी अरब देश में। ऐसे ही ये जो अरब का मरुस्थल है, यह अरब का मरुस्थल हमारे एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो उसका नाम है क्या? अरब का मरुस्थल। ऐसे ही ये जो अरब का मरुस्थल है, इस अरब के मरुस्थल की अगर विश्व के संदर्भ में बात की जाए तो यह विश्व का दूसरा बड़ा मरुस्थल है। देखिए अगर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल अरब का मरुस्थल है तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? तो विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है उस मरुस्थल का नाम क्या है? तो पहला कौन सा है? तो पहले का नाम क्या है? सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? सहारा मरुस्थल। और सहारा जो मरुस्थल है, यह सहारा मरुस्थल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो यह स्थित है कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप। कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप। देखिए अरब का मरुस्थल सऊदी अरब में, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का दूसरा बड़ा मरुस्थल, पहले का नाम क्या है? सहारा। और सहारा कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप। इसी प्रकार से अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए अरब के मरुस्थल के उपनाम क्या हैं दोस्तों, तो अरब के मरुस्थल के कुछ उपनाम हैं। और अरब के मरुस्थल के उपनाम क्या हैं? तो अरब का जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल को रूब अल खाली और रूब अल नूफद के नाम से जानते हैं। ध्यान रहे, रूब अल खाली और रूब अल नूफद के नाम से किस मरुस्थल को जाना जाता है? तो उस मरुस्थल का नाम है क्या? आपके अरब का मरुस्थल। तो ये था दोस्तों एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल। आगे हम बढ़ेंगे तो बात करेंगे कि एशिया महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा। तो देखिए एशिया महाद्वीप के अगर दूसरे बड़े मरुस्थल की बात की जाए तो एशिया महाद्वीप का दूसरा बड़ा मरुस्थल यहां पर स्थित है। और एशिया महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इस मरुस्थल का नाम है गोबी का मरुस्थल। क्या नाम है? गोबी का मरुस्थल। देखिए बात करते हैं अपन कि गोबी का मरुस्थल जो है इसकी क्या क्या भौतिक विशेषताएं हैं। तो गोबी के मरुस्थल की कुछ प्रमुख भौतिक विशेषताएं हैं, उनमें सबसे पहली बात करते हैं अपन
तो गोबी का जो मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ध्यान रहे कि गोबी का जो मरुस्थल है यह स्थित है आपके मंगोलिया देश में। गोबी का मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी का मरुस्थल स्थित है कहाँ पर? मंगोलिया। इसी प्रकार से ये जो गोबी का मरुस्थल है इसकी क्या विशेषता है? तो गोबी का मरुस्थल जो है यह हमारे एशिया का दूसरा बड़ा मरुस्थल, एशिया महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो गोबी का मरुस्थल। अगर पूछे कि एशिया महाद्वीप का पहला बड़ा देश कौन सा है, पहला बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो एशिया का पहला मरुस्थल या पहला बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो उसका नाम है क्या? अरब का मरुस्थल। क्या नाम है? अरब का मरुस्थल। ध्यान रहे दोस्तों, एशिया महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो गोबी का मरुस्थल। जबकि एशिया का पहला बड़ा कौन सा है? तो अरब का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल कहाँ है? तो मंगोलिया में स्थित है। और गोबी के मरुस्थल की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये जो गोबी का मरुस्थल है, इस गोबी को मरुस्थल को शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। देखिए, गोबी के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो गोबी के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। शीत मरुस्थल इस गोबी के मरुस्थल को क्यों कहते हैं? तो थोड़ा सा अपन यहाँ पर समझेंगे कि क्या होता है कि दोस्तों, कि जैसे माना कि ये अपनी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर यहाँ पर इक्वेटर लाइन है, यहाँ पर कर्क रेखा है, यहाँ पर मकर रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। अब देखो क्या होता है दोस्तों कि क्या होता है कि जो सूर्य होता है, ये सूर्य है। सूर्य हमने छोटा इसलिए बनाया है क्योंकि सूर्य दूर स्थित है और दूर से हमें सूर्य छोटा दिखाई देता है। अब देखिए, जैसे माना कि ये सूर्य है, ठीक है। अब सूर्य की किरणें जो हैं, सूर्य वर्ष भर अधिकतम सूर्य जो है वर्ष भर कहाँ सीधा चमकता है? या तो विषुवत रेखा पर, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाएगा? कर्क रेखा पर, या ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाएगा? मकर रेखा। जब सूर्य की सीधी किरणें अगर विषुवत रेखा पर पड़ रही है, तो सूर्य की विषुवत रेखा से जब मैं उत्तर की ओर जाऊंगा, ध्रुवों की ओर, तो सूर्य की किरणें कैसे पड़ने लगेगी? तिरछी। और जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी तो उसका जो प्रकाश है वह फैलेगा, और प्रकाश जब फैलेगा तो वहां का तापमान जो है अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब देखिए, ये जो गोबी का मरुस्थल है, इस गोबी के मरुस्थल की जो स्थिति है वह काफी उत्तर में है, और उत्तर में स्थित होने के कारण से गोबी के मरुस्थल की स्थिति शीत कटिबंध में आती है, और शीत कटिबंध में आने के कारण ही इस गोबी के मरुस्थल को जो है क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है क्या? शीत मरुस्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? शीत मरुस्थल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अपन नेक्स्ट डेजर्ट की, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है, चिर परिचित हमारा डेजर्ट है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। उस डेजर्ट का नाम क्या है? तो उस डेजर्ट का नाम है क्या? थार का मरुस्थल। विश्व के संदर्भ में अगर बात करें थार के मरुस्थल की कुछ प्रमुख विशेषताओं की, तो देखो, थार के मरुस्थल की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो थार के मरुस्थल की जो प्रमुख सीमाएं हैं, इसकी प्रमुख सीमाएं कहाँ हैं? तो इसकी प्रमुख सीमाएं हैं आपके भारत और पाकिस्तान।
बताया जाता है कि थार का जो मरुस्थल है इसकी सीमाएं ईरान तक जाती है, परंतु मुख्य रूप से थार के मरुस्थल की सीमाएं कहाँ तक है, तो थार का मरुस्थल जो है भारत एवं पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ है। थार के मरुस्थल की और क्या विशेषताएं, तो विश्व के संदर्भ में थार का जो मरुस्थल है यह थार का मरुस्थल विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। यह थार का मरुस्थल विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। यह थार का मरुस्थल जो है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। देखिए इसकी विशेषता क्या क्या है, एक बार यहां पर लिखते हैं कि यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। दूसरा, यहां विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। तीसरी, यह विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल है। अगर कोई पूछे कि विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल भी कौन सा है, तो विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल का नाम भी क्या है, थार का मरुस्थल। ध्यान रहे, थार का मरुस्थल भारत पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाई जाती है, यहाँ विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, और यह विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल है। देखिए, भारत के अंदर थार के मरुस्थल को थार के नाम से जाना जाता है, परंतु इस थार के मरुस्थल को पाकिस्तान के अंदर कुछ और नाम से जाना जाता है। थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रहे, थार के मरुस्थल को पाकिस्तान के अंदर चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। चोलिस्तान या थाल के नाम से इस थार के मरुस्थल को जो है पाकिस्तान के अंदर जाना जाता है। ध्यान रहे, थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहते हैं, तो थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान या थाल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट डेजर्ट की बात करते हैं कि एशिया का और कौन कौन से डेजर्ट है प्रमुख डेजर्ट, तो उनमें आते हैं, देखो यहां पर है जिसका नाम है क्या, तो इसका नाम है तकला मकान। ध्यान रहे, तकला मकान डेजर्ट कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि तकला मकान जो डेजर्ट है यह चीन में स्थित है। मात्र इसका नाम याद रखना है कि तकला मकान का संदर्भ किस महाद्वीप से है, तो एशिया महाद्वीप से, और तकला मकान किस देश में है, तो उस देश का नाम है क्या, चीन। इसी प्रकार से यहां पर एक डेजर्ट है, यहां पर इस डेजर्ट का नाम क्या है, तो इस डेजर्ट का नाम है आपके हेलमंद मरुस्थल। और हेलमंद जो मरुस्थल है, हेलमंद मरुस्थल कहाँ है, तो हेलमंद मरुस्थल स्थित है आपके कहाँ पर, अफगानिस्तान में। कहाँ स्थित है, अफगानिस्तान। ध्यान रहे, हेलमंद डेजर्ट कहाँ है, अफगानिस्तान में, तकला मकान कहाँ है, चीन में। केवल नाम याद रखना है। एक डेजर्ट और है यहाँ पर जिसका नाम है, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इस डेजर्ट का नाम क्या है, तो इस डेजर्ट का नाम है आपके ईरान का मरुस्थल। देखिए, ईरान के मरुस्थल की बात करें, ईरान के मरुस्थल की एक दो विशेषताएं जो आपको याद रखनी चाहिए। ईरान के मरुस्थल की क्या विशेषताएं हैं,
तो ध्यान रहे कि जो ईरान का मरुस्थल है ये कहाँ स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है कि ईरान का मरुस्थल स्थित है कहाँ पर, ईरान में। परंतु परीक्षा में प्रश्न ऐसा नहीं पूछेंगे कि ईरान का मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो हम सब आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं कि यह कहाँ स्थित है, ईरान में। परंतु एग्जामिनर क्या करेगा कि ईरान के मरुस्थल के स्थान पर इसके उपनाम देगा और सुमेलित वाले जो प्रश्न आते हैं उसके अंदर इसका प्रश्न देगा। तो इसके उपनाम क्या हैं, तो इसके उपनाम हैं आपके दस्त ए कबीर और दस्त ए लुफ्त। ध्यान रहे दस्ते कबीर और दस्ते लुफ्त किसके उपनाम हैं, तो दस्ते कबीर और दस्ते लुफ्त जो हैं ईरान डेजर्ट के उपनाम हैं। आपको परीक्षा में ईरान का मरुस्थल न देकर अगर पूछ लिया जाए कि दस्ते कबीर कहाँ है, तो दस्ते कबीर कहाँ है, ईरान में। दस्ते लुफ्त कहाँ है, तो दस्ते लुफ्त कहाँ है, आपके ईरान में। इस प्रकार से दोस्तों ईरान के डेजर्ट के अंदर आपको ये याद रखना है। और कौन कौन से मरुस्थल बचे हैं, तो एक मरुस्थल और आपको याद रखना है, यहाँ पर है, इसका नाम है आपके काला मरुस्थल या काराकुम, एक नाम और है इसका, वही याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है काराकुम, काराकुम मरुस्थल। और काराकुम मरुस्थल कहाँ है, तो काराकुम मरुस्थल स्थित है आपके तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ स्थित है, तुर्कमेनिस्तान में। ये आपको याद रखने चाहिए। तो ये है दोस्तों आपके एशिया महाद्वीप के मरुस्थल। एक बार अपन इसको रिवाइज करते हैं। देखिए हमने देखा था सबसे पहला मरुस्थल कौन सा था, सबसे बड़ा मरुस्थल, तो उस मरुस्थल का नाम क्या है आपके अरब का मरुस्थल। अरब का मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो अरब का मरुस्थल कहाँ स्थित है, सऊदी अरब में। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो गोबी का मरुस्थल। और गोबी का मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो गोबी का मरुस्थल स्थित कहाँ था, मंगोलिया में। इसी प्रकार से हमने देखा था कि तकला मकान कहाँ है, तो चीन में। हेलमंद मरुस्थल कहाँ है, तो अफगानिस्तान में। विश्व का सबसे नया मरुस्थल कौन सा है, तो उसका नाम है थार का मरुस्थल। और थार का मरुस्थल कहाँ है, तो यह है भारत और पाकिस्तान में। इसी प्रकार से ईरान का मरुस्थल अगर पूछेंगे तो आसानी से आपका जवाब आएगा ईरान का डेजर्ट ईरान में स्थित है। हेलमंद कहाँ है, तो अफगानिस्तान। तो दोस्तों यहाँ पर अपने एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल जो हैं कंप्लीट होते हैं। अपन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वतमालाएं कौन कौन सी है और उनकी स्थिति महाद्वीप में कहाँ है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। देखिए एशिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वतमालाओं की बात करें तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखेंगे कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम क्या है। देखो एशिया महाद्वीप की जब सबसे लंबी पर्वतमाला की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर एक पर्वतमाला दिखाई देगी। इस पर्वतमाला का नाम क्या है, तो इस पर्वतमाला का नाम है क्या, हिमालय पर्वतमाला। क्या नाम है, हिमालय पर्वतमाला। देखिए बात करते हैं अपन हिमालय पर्वतमालाओं की विशेषताओं की। देखिए हिमालय पर्वतमाला की बात करूं तो हिमालय पर्वतमाला का जो विस्तार है, हिमालय पर्वतमाला का मुख्य विस्तार भारत में माना जाता है, परंतु इसका जो विस्तार है चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार तक इसकी सीमाएं जाती है, इधर अफगानिस्तान तक इसकी जो सीमाएं हैं जाती है। परंतु इस हिमालय का मुख्य विस्तार जो है वह कहाँ माना जाता है, तो हिमालय का जो मुख्य विस्तार है वह कहाँ है, आपके भारत में। ठीक है,
हिमालय पर्वतमाला कहाँ है, तो आपको क्या बताना है, भारत में। दूसरा, हिमालय पर्वतमाला की क्या विशेषता है, तो हिमालय पर्वतमाला जो है यह विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला है। विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला अगर कोई पूछे तो उसका नाम है हिमालय पर्वतमाला। नवीनतम का मतलब है कि हिमालय पर्वतमाला का जो निर्माण है, क्या होता है कि पर्वतमालाएं जो होती है, पर्वतमालाओं के निर्माण को 4 क्रम में बांटा गया है, अल्पाइन, हर्शियन और अल्पाइन होता है, एक होता है सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन काल आता है, फिर कैलिडोनियन आता है, फिर हर्शियन आता है, फिर अल्पाइन आता है। तो सबसे प्राचीन जो पर्वतमालाएं हैं, सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं का नाम है क्या आपके, तो उनका नाम है प्री कैम्ब्रियन काल की पर्वतमालाएं, जैसे एग्जांपल अरावली पर्वतमाला। उसी प्रकार से सबसे अंत में जो बनने वाली पर्वतमाला है उनको अल्पाइन क्रम की पर्वतमालाएं कहते हैं। और हमारी हिमालय पर्वतमाला जो है, यह हिमालय पर्वतमाला अल्पाइन क्रम में इसका निर्माण होता है, क्रिटेशियस युग में इसका निर्माण होता है। इसी कारण से ये जो हिमालय पर्वतमाला है यह विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला है। दूसरी चीज, हिमालय जो पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो हम सब जानते हैं कि हिमालय पर्वतमाला का जो सर्वोच्च शिखर है, हिमालय पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर का नाम माउंट एवरेस्ट है। हिमालय पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो हिमालय पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है जिसका नाम है क्या, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट जो है, अगर इसकी जानकारी लें तो माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट स्थित है कहां पर, नेपाल। माउंट एवरेस्ट कहां स्थित है, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। ध्यान रहे, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है, यह न केवल हिमालय का सर्वोच्च शिखर है बल्कि यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर अगर कोई पूछे तो विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम भी क्या है, माउंट एवरेस्ट है। देखिए दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को जब आप नेपाल में बात करेंगे माउंट एवरेस्ट के संदर्भ में, तो नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में गौरीशंकर एवं सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, गौरीशंकर एवं सागर माथा। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रहे, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमो लुंगमा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे, चोमो लुंगमा का अर्थ क्या होता है, तो चोमो लुंगमा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी। क्या होता है, पर्वतों की रानी। ध्यान रहे, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में गौरीशंकर एवं सागर माथा के नाम से, जबकि तिब्बत में चोमो लुंगमा के नाम से जाना जाता है। और चोमो लुंगमा का अर्थ क्या होता है, पर्वतों की रानी। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चोमो लुंगमा कहां स्थित है, प्रश्न पूछा चोमो लुंगमा कहां स्थित है, ऑप्शन में दिया पहला नेपाल, दूसरा भारत, तीसरा तिब्बत, चौथा चाइना।
तो हम क्या करके आ जाते हैं कि चोमोलुंगमा का संबंध तिब्बत से समझते हैं, और हम चोमोलुंगमा को कहाँ समझ के बैठते हैं कि चोमोलुंगमा जो है तिब्बत में स्थित है। जबकि प्रश्न पूछ रहा है कि स्थित कहाँ है, तो चोमोलुंगमा का मतलब क्या है, माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तो ध्यान रहे कि माउंट एवरेस्ट स्थित है कहाँ पर, नेपाल में। तो ये है आपकी क्या, हिमालय पर्वतमाला। कहाँ है, तो भारत में विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला है। ऊंचाई की दृष्टि से बात करें तो यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। ध्यान रहे, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला अगर कोई पूछे तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है कौन सी, हिमालय। परंतु अगर प्रश्न पूछा कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला यहाँ पर कौन सी होती है, तो उसका नाम है क्या, एंडीज पर्वतमाला। और एंडीज पर्वतमाला अपन कहाँ पढ़ेंगे, तो एंडीज पर्वतमाला अपन पढ़ेंगे कहाँ पर, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ध्यान रहे, एंडीज पर्वतमाला कहाँ है, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। परंतु विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी, तो उस पर्वतमाला का नाम है हिमालय। और हिमालय पर्वतमाला जो है वह कहाँ स्थित है, तो वह एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये थी आपकी हिमालय पर्वतमाला। नेक्स्ट पर्वतमाला की हम बात करेंगे तो देखिए कुछ प्रमुख पर्वतमालाएं हैं जिनके नाम आपको याद रखने चाहिए कि कौन सी पर्वतमाला कहां पर है। देखिए, एक पर्वतमाला है यहां पर, एक ही यहां पर, एक जस्ट इसके समानांतर है, एक यहां पर है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वन बाय वन सबके बारे में देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले हिमालय के जस्ट अपोजिट साइड में कौन सी पर्वतमाला है, तो हिमालय के जस्ट अपोजिट साइड में जो पर्वतमाला है उस पर्वतमाला का नाम है क्या, तो उसका नाम है क्यून लून पर्वतमाला। क्यूनलुन पर्वतमाला कहाँ है, तो क्यूनलुन पर्वतमाला कहाँ है, चीन में। कहाँ है, चीन में। एक पर्वतमाला यहां पर है, और इस पर्वतमाला का नाम क्या है, तो इस पर्वतमाला का नाम है बरखो यांसक पर्वतमाला। और बरखो यांसक पर्वतमाला कहाँ है, तो बरखो यांसक पर्वतमाला स्थित है रूस में। रूस में कहाँ है, तो साइबेरिया। ध्यान रहे, हम पहले विश्व का सबसे ठंडा स्थान जब पढ़ते थे तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान बरखो यांसक को पढ़ते थे, परंतु वर्तमान में विश्व का सबसे ठंडा स्थान जो है वह अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। वहां पर विश्व के सबसे ठंडे स्थान का टेम्परेचर -93 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, जबकि बरखो यांसक के बारे में हम -68 डिग्री सेल्सियस जो है देखते थे। परंतु बरखो यांसक पर्वतमाला के बारे में ध्यान रखना कि ये कहाँ है, तो रूस में। इसी प्रकार से एक पर्वतमाला यहां पर भी याद रखनी है। इस पर्वतमाला का नाम क्या है, तो इसका नाम है आपके खिंगन पर्वतमाला। और खिंगन पर्वतमाला कहाँ है, तो यह भी स्थित है कहाँ पर, चीन में। इसी प्रकार से यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण पर्वतमाला है जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपके अराकोम योमा पर्वतमाला। अराकोम योमा पर्वतमाला कहाँ है, तो अराकोम योमा पर्वतमाला जो है यह कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है म्यांमार। कहाँ स्थित है, म्यांमार। इसी प्रकार से कुछ और पर्वतमालाएं, जैसे यहां पर एक पर्वतमाला है,
इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है, पाकिस्तान के अंदर 2 पर्वतमाला है प्रमुख, उनके दोनों के बारे में देख लेते हैं। एक का नाम है आपके किरथर श्रेणी और एक है आपके नमक श्रेणी। ध्यान रहे, किरथर और नमक श्रेणी कहाँ है? तो यह दोनों है आपके कहाँ पर? पाकिस्तान। कहाँ है? पाकिस्तान। ऐसे ही ये जो पर्वतमाला है, इस पर्वतमाला का नाम क्या है? तो इसका नाम है हिंदू कुश पर्वतमाला। हिंदू कुश पर्वतमाला कहाँ है? तो हिंदू कुश पर्वतमाला स्थित है कहाँ पर? आपके अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान। ध्यान रहे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर कौन सी पर्वतमाला फैली है? तो इसका नाम है क्या? हिंदू कुश पर्वतमाला। एक दोस्तों, एक पर्वतमाला बड़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर, जो थोड़ा सा कंफ्यूज उत्पन्न करती है और उस कंफ्यूजन के कारण से एक सिंपल सा सवाल हमारा गलत हो जाता है। क्या है? तो देखिए यहाँ पर एक पर्वतमाला है, छोटी सी पर्वतमाला है, और इस पर्वतमाला का नाम क्या है? तो इस पर्वतमाला का नाम है आपके एलबुर्ज पर्वतमाला। एलबुर्ज पर्वतमाला कहाँ है? तो एलबुर्ज पर्वतमाला के लिए याद रखना आपको ईरान। देखिए क्यों कंफ्यूज उत्पन्न करता है। तो देखिए क्या होता है कि हम पढ़ते हैं कि एलबुर्ज एक चोटी भी है, और एलबुर्ज जो चोटी है वह काकेशस पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है, और एलबुर्ज पर्वत जो है वह एलबुर्ज पर्वत यूरोप में स्थित है और यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। अब देखिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर पूछा गया एलबुर्ज पर्वतमाला, एलबुर्ज पर्वतमाला पूछा जाए तो आंसर क्या देना है? ईरान। अगर प्रश्न पूछा गया कि एलबुर्ज पर्वत कहाँ है, तो एलबुर्ज पर्वतमाला यूरोप महाद्वीप के काकेशस पर्वतमाला के जो पर्वतमाला है उसका सर्वोच्च शिखर है और पूरा यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो एलबुर्ज पर्वत यूरोप में है, परंतु एलबुर्ज पर्वतमाला जो है वह कहाँ है? ईरान के अंदर स्थित है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको एशिया महाद्वीप की पर्वतमाला में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, परंतु कौन कौन सी पर्वतमालाओं का संबंध एशिया महाद्वीप से है, वह कहाँ कहाँ स्थित हैं, यह प्रश्न जो है सुमेलित करने वाले प्रश्नों में पूछा जा सकता है। इसी कारण से दोस्तों यह जो प्रमुख पर्वतमालाएं हैं आपको याद रखनी है। इस प्रकार से दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। आज हमने देखा एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।